नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फन स्टडी में। मैं हूँ यस और हम अपनी कंटिन्यू करने जा रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का जो सीरीज़ हमने शुरू किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में समझा था कि कैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन यानी क्रांति की शुरुआत हुई थी और कैसे वहाँ पर राजतंत्र खत्म हो गया था और एक संवैधानिक जो शासन का तरीका है वो बन गया था, संवैधानिक राजतंत्र बन चुका था फ्रांस। अब हम आगे जो है वो समझने जा रहे हैं कि फ्रांस में कैसे गणतंत्र की शुरुआत होती है और राजतंत्र का पूरी तरह से सफाया कैसे कर दिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो तीसरी रूपरेखा है या तीसरी हेडिंग जो है में लिखा हुआ है, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक, यानी फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन यानी समाप्ति और फ्रांस जो है वो पूरी तरह से अब एक गणतंत्र बनने वाला था, गणतंत्र बन चुका था। तो जो सिचुएशन थी वो कैसी थी हम समझते हैं। तो फ्रांस की स्थिति जो थी वो आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही और जो स्ट्रेसफुल थी वो बनी रही। जो सिचुएशंस वो अभी नॉर्मल नहीं हो पाई। हालांकि जो लुइस 16 जो था उसने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन प्रथा प्रजा के कारण, हाँ, प्रसा के राजा, हाँ, जो प्रसा का राजा था, जो प्रसा यानी फिर प्रुसिया, इसको प्रसिया को प्रसा भी पढ़ा जाता है। तो प्रसा के राजा के कारण उसकी के राजा के साथ उसकी गुप्त वार्तालाप भी चल रहे थे, उससे गुप्त कांटेक्ट बना रहा था वो सीक्रेट। जबकि फ्रांस की जो घटनाएं हैं, फ्रांस जो घटनाएं हैं उनसे अन्य पड़ोसियों के शासक को भी चिंता हो रही थी। वो भी चिंतित थे कि उनके यहाँ भी राजतंत्र खत्म ना हो जाए, उनका भी जो शासन है उनके हाथ से निकल ना जाए। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद जो है तो ऐसी घटनाओं को नियंत्रण करने की कोशिश की गई इन शासकों के द्वारा और उन्होंने सेना को भेजने की योजना बना ली वहां पर। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल हो पाता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी कि ये लोग जो राजतंत्र को अपने खत्म होने से बचाना चाहते थे, लेकिन उसको जो नेशनल असेंबली है वो पूरी तरह से हर जगह से सफाया करना चाहती थी और इसी कारण उन्होंने रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो युद्ध था उसके लिए जो था वो बिल पारित करवा दिया था, बिल पास हो गया था। यानी कि अब रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध होने वाला था। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजा एवं कुलीनों की जनता की जंग के रूप में दिया। यानी कि वे ऐसा मानते थे कि ये कुलीनों के खिलाफ जनता की जंग है और इसे किसी भी हालत में जीतना ही होगा हमें। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेंट डी लायल द्वारा रचित मार्सिले भी था। जो मार्सिले एक कवि थे, मार्सिले जो कविता थी या मार्सिले जो गाना था या तराना था वो रॉजेंट डी लायल के द्वारा लिखा गया था और यही गीत उस समय एक पेट्रियटिक सॉन्ग के रूप में, एक देशभक्ति का जो गाना था उसके रूप में उभर कर आया। और यह गीत पहली बार मॉर्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था और इसीलिए इस गाने का नाम मॉर्सिले हो गया था। और हालांकि अब ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी, लेकिन पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जो जिम्मेदारियां थी वो औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जो जैकोबिन क्लब था वो सबसे ज्यादा सफल हुआ था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। और इसी पूरे समय में अवधि में महिलाएं थी वो भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। इस अध्याय की जो खंड 4 है, इस अध्याय का जो सेक्शन 4 है, उसमें आपको जो है उनकी गतिविधियों और उनकी मांगों के बारे में पता चलेगा। वुमेन्स की गतिविधियों और मांगों के बारे में पता चलेगा। अभी हम खंड जो तीसरा है वो अध्ययन कर रहे हैं, अपना हमारा जो सेक्शन 3 है वो पढ़ रहे हैं। तो खंड 4 में हम पढ़ेंगे कि जो वुमेन्स ने कैसे रिवॉल्यूशनरी तो जो वर्ड्स हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया और कैसे एक्टिविटीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये हम अगले वाले खंड में समझेंगे।
जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो मेनली जो थे वो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। उनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। तो उनका जो नेता था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया था, जिसको कहा जाता था एथोसी विदाउट नी ब्रीचेस। सेंस क्लूटस नाम का एक उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जो कुलीन लोग थे उनसे अलग दिख सकें, उन्हें बता सकें कि हमारा जो तबका है, हमारा जो वर्ग है वो अलग है उनसे। वह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता की समाप्ति के ऐलान करने का उनका तरीका था ये जो था। इसलिए जैकोबिनों को सौकुलात के नाम से जाना गया। को सौकुलत नाम से भी जाना गया। ये सौकुलत जो है इस नाम से उन्हें जाना गया। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। जो साकुलित है उसका जो शाब्दिक या वर्ड का, उस वर्ड का जो मीनिंग है वो है बिना घुटने वाली। 100 कुलात पुरुष जो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे और स्वतंत्र, जो कि उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक था। लाल टोपी पहनते थे और यही उनकी इंडिपेंडेंस का जो है सिंबल बना दिया था। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की उस समय तक अनुमति नहीं मिली थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने जो पेरिसियानो थे उनके साथ एकजुट होकर एक हिंसा की योजना तैयार की। इस दौरान 1792 गर्मियों के दौरान 10 अगस्त की सुबह उन्होंने जो ट्यूलेरिया का जो एरिया था उसके महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। माफ कीजिए, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले, हाँ 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उसका मतदान का अधिकार उनको दे दिया गया। अब जो नव निर्वाचित असेंबली थी उसको कन्वेंशन नाम दिया गया। कन्वेंशन जो थी वो एक नई असेंबली थी, जो फिर से जो री इलेक्शन होने वाली थी उसकी एक असेंबली थी और उसको नाम दिया गया था कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया, रिपब्लिक घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करिए और देखिए कि वे कब और कैसे गणतंत्र बनते हैं। लुईस 16वां को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को जो था उसको प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। एक स्थान का नाम है प्लेस डी ला कॉनकॉर्डे। इस स्थान पर लुईस 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जल्द ही जो रानी मेरी एंटोनेट थी उनका भी वही हश्र हुआ। वे भी उसी भाग्य की उसी तराजू पर तौल दी गई, उनको भी यही सजा मिली। इसका अगला जो हेडिंग है वो है द रेन ऑफ टेरर या फिर आतंक का राज।
1793 से 1794 के समय तक जो काल था उसको आतंक का युग कहा गया, यानी रेन ऑफ टेरर कहा गया। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसने बहुत ही सख्त स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो किया और उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो करते हुए बहुत अपना पूरी तरह से कंट्रोल बनाने की कोशिश की, सेवियर कंट्रोल बनाने की कोशिश की। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य की कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलेटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। अब गिलेटिन जो था वो एक तरह का डिवाइस होता था जिसमें दो पोल्स होते थे और एक ब्लेड होती थी, और उस एक पर्सन को उन दोनों पोल्स के बीच में रखकर उसका गला उसकी धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो एक ऐसी मशीन थी जिसके द्वारा रोबेस्पियर के द्वारा सबको दंड दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक के नाम पर पड़ा था, जिसका नाम था डॉक्टर गिलेटिन। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। पोस्ट एवं पावरोटी की राजनीति कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। सभी नागरिकों के लिए जो साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली जो समता रोटी थी उसको खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्यूर एवं मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन एवं सितोयीन नाम से संबोधित किया जाने लगा। यानी जो अभी तक जो डिफरेंस था, जो 3 वर्गों में बटी हुई थी, अब वो खत्म कर दिया गया और नागरिकों को सितोयन और सितोयीन नाम से जाने लगा। मतलब जो जेंट्स लोग हुआ करते थे उनको सितोयन और जो लेडीज लोग हुआ करती थी उनको सितोयीन यानी नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। उनको ऑफिस बना दिया गया, मतलब जो सारे भवन हुआ करते थे उनको दफ्तर में कन्वर्ट कर दिया, ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे थे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मतलब जिस मशीन का उपयोग करके वो दूसरों को सजा देता था, अंत में उसको खुद ही उस मशीन के घाट उतार दिया गया और उसको ये सजा मिली कि उसको भी गिलोटिन में चढ़ाकर मार दिया गया। अब जो अगली हेड है वो है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी डायरेक्टरी शासित प्रदेश, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ऐसा फ्रांस जो डायरेक्टरी के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। मतलब जैकोबिन सरकार का जब पतन हुआ तो उसके बाद जो मध्य वर्ग के संपन्न तबके हुआ करते थे, जो पैसे वाले लोग के, मध्य वर्ग के, उनके पास सत्ता चली गई, उनके हाथ में गवर्नमेंट आ गई, उनके हाथ में सारी पावर सेंट्रलाइज हो गई। अब नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जो नया संविधान था उसके अनुसार अब जो जिसके पास संपत्ति नहीं हो बिल्कुल भी, उसको वोटिंग नहीं करने दी जाएगी, ऐसा नियम बना दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इसमें 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था, यानी ऐसा नियम था कि अब 2 जो है वो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होंगी वो अब 2 होंगी, यानी और इनको इलेक्ट करके बनाया जाएगा। इस संविधान में जो डायरेक्टरी थी उसको नियुक्त किया गया और इस परिषदों में 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका थी। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की। जो जैकोबिनों का शासनकाल था उसमें क्या था, एक व्यक्ति कार्यपालिका थी, एक व्यक्ति के ऊपर सारी कार्यपालिका केंद्रित थी। उससे बचने के लिए अब ऐसी ये वाली लेजिस्लेचर बनाई गई थी, इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, यानी 2 विधान परिषद बनाए गए।
और इसमें 5 सदस्य थे। लेकिन जो डायरेक्टरों का झगड़ा था अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। हाँ, उस परिषद को खत्म करने की चेष्टा किया जाता था। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी कि अब जो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता थी, अनस्टेबिलिटी थी, उससे एक सैनिक तानाशाह बन के सामने आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। हम सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा अपने जीवन में। ये ऐसा व्यक्ति था जिसकी सेना काफी ज्यादा ताकतवर थी, उसने कई सारे युद्ध अपनी सेना से जीते और ऐसा कहा जाता है कि इसने एक भी युद्ध अपने जीवन काल में नहीं हारा। और तो इसके उदय का मार्ग जो था वो प्रशस्त हो गया था और सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व के रक्त आदर्श बने रहे। अब यहाँ पर 3 आदर्श या 3 या 4 आदर्श जो थे वो यहाँ पर परिवर्तन के दौरान बने रहे सरकार के लिए, जिनमें आता है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, विधि सम्मत यानी कि इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, नियम के सामने सबकी बराबरी, मतलब किसी एक पर नियम ज्यादा सख्ती से लागू नहीं होगा, सब पर बराबरी से ही सारे कानून लागू किए जाएंगे। इसके अलावा बंधुत्व प्रेरक आदर्श यानी कि भाईचारे का जो आदर्श था ये भी इसमें शामिल था। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया था। यानी कि इसके अलावा फ्रांस के अलावा भी यूरोप के कई सारे राजनीतिक आंदोलन थे जो इससे इंस्पायर हुए थे, जो इससे मोटिवेट हुए थे। तो ये थी हमारी तीसरी रेखा की सारी कहानी। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा और कुछ डाउट संदेश या शंका रह जाती है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बनी रहिए फन स्टडी के साथ। बहुत बहुत